दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। आ जाएंगे सारे के सारे लोग और आज के इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हमारे सीए फाउंडेशन, जी हाँ, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉज, इसके पेपर पैटर्न के बारे में। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी बेटा कि जो जून 24 का पेपर था या जो मॉक टेस्ट पर सब कुछ पेपर बताए गए थे न्यू कोर्स के पैटर्न के हिसाब से, उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो जून 24 का पेपर था ये बहुत डिफरेंट आया था। तो क्या अब बारी से, अब अगली बार से या इस अटेम्प्ट से, ये इसके बाद के अटेम्प्ट से इसी तरीके के पेपर देखने मिलेंगे या क्या होगा? आ जाइए, पूरी चीजों के बारे में इसके अंदर हम लोग जानेंगे। पूरा पेपर पैटर्न आईसीएआई का कैसे रहने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है ना। सब कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। घबराना मत बेटा, ये लीक्ड शब्द देख के नीट वाला डर मत लेना कि अरे बाप रे पेपर लीक, वो वाला लीक नहीं है ये अपन ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, वो वाला लीक है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो एकदम अरे भाई साहब कुछ तो भी एकदम बहुत भारी हो गया बोले, पूरा नीट फील है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आओ, ओके दोस्तों, मैं अगर बात करूं आपके साथ तो चलिए हम लोग पेपर पैटर्न को समझते हैं। सीए फाउंडेशन लॉ के हार्डली 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। आपको क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने के अंदर बहुत मजा आएगा। आपको ये समझेगा कि कैसे अपने को क्वेश्चंस कब कहा कैसे देखे जा सकते हैं, ये सब कुछ चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा ये पेपर नंबर कौन सा होता है? पेपर नंबर 2 होता है, ठीक है ना। यस, टोटल मार्क्स कितने होते हैं बेटा पेपर में? 100 नंबर का ये पेपर होता है जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर का टाइमिंग क्या होता है? 2 बजे से लेके 5 बजे तक पेपर का टाइमिंग होता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको रीडिंग टाइम भी मिलता है 15 मिनट पहले, मतलब कि 1:45 को आपके पास पेपर आ जाएंगे और फिर आप 15 मिनट तक पेपर को रीड कर सकते हो। रीड करके आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो और जैसे ही 2 बजे पे आपके पास आंसर शीट आती है आप अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हो आंसर्स को, ठीक है। ओके, मैं अगर बात करूं पेपर की तो पेपर के अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है ये 20 मार्क का होता है। आए बैंगन सर, क्या बोले आपने? सर 6 क्वेश्चन इंटू 20 अगर मैं करूं तो 120 नंबर होते हैं सर। ये क्या बात कर रहे हो आप? ऊपर बोल रहे हो 100 नंबर का पेपर है, नीचे आप बोल रहे हो 120 नंबर का पेपर है, ये क्या बात हो गई? थोड़ा सा क्लैरिटी तो देखो, मैं बताता हूं। टोटल जो 6 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 होता है बेटा, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आए या आपको ना आए, आपको सॉल्व करके आना ही आना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 बराबर है ना, ये जो 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब 1 और 4 यानी कि ये हो गए टोटल 5, और 5 इंटू अगर मैं करूं 20 तो आपके कितने होंगे बेटा? 100 मार्क के यहाँ पे पेपर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया हर एक क्वेश्चन जो होगा ये 20 मार्क्स का होने वाला है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है उसके अंदर आपको सब डिवीजन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ए बी सी ऐसे 3 पार्ट होंगे क्वेश्चन 1 के। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन 2 के, क्वेश्चन 3 के अब क्या क्या पार्ट्स होंगे ये मैं आपको बताऊंगा, तो उसको सब डिवाइड करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा 20 मार्क का, बट इसके अंदर ए आएगा 7 नंबर के लिए, बी आएगा 7 नंबर के लिए, सी आएगा 6 नंबर के लिए। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके से ये लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड करके देते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं बेटा, सुनना सारे लोग, ध्यान देना, ठीक है ना। आओ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि पूरे पेपर के अंदर 40-40-20 का रेशो आपको देखने को मिलेगा। क्या कहा मैंने? बोलो। पूरे पेपर के अंदर 40-40 एंड 20 का रेशो आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका यह मतलब है कि 100 मार्क के क्वेश्चन में से 20 मार्क के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट, न्यू या एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे या जानबूझ के थोड़े से ज्यादा ट्रिकी आएंगे। 40 मार्क के क्वेश्चन बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होंगे, आपको एक बार में क्वेश्चन को रीड करके समझ में आ जाएगा, कुछ घुमाया नहीं है, इजी इजी पूछा है, इजी इजी आंसर है। और जो 40 मार्क के क्वेश्चन होंगे ये मॉडरेट होंगे। बट मैं आप सभी लोगों को बता दूं क्या कि ये जो 20 मार्क के क्वेश्चंस है ना, इसकी प्लेसिंग इतने बढ़िया से करती है इंस्टीट्यूट कि अपने को पूरा पेपर ही हार्ड फील होना चालू हो जाता है।
समझ रहे हैं क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मस्त हार्ड दे दिया, इसमें 2 सब पार्ट 8 नंबर के 7 नंबर के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन नंबर पहला वाला जो पार्ट है उसको हार्ड दे देंगे, क्योंकि बच्चे को अगर पहला क्वेश्चन नहीं आया वो दूसरे पे जाएगा, दूसरे में भी पहला क्वेश्चन नहीं आया वो वही हारना चालू हो जाता है। यहां इंस्टीट्यूट बाजी मार लेती है बेटा, समझ रहे हैं क्या बात को? मैं आपको बता दूं ये पूरे पूरे पेपर में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन ये जानबूझ के ट्रिकी देंगे। 40 मार्क के बहुत ईजी होंगे, 40 मार्क के मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, कभी भी कोई मान लो अगर एक आधा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आता है तो उस क्वेश्चन को देख के अपने को घबराना नहीं है बेटा, ठीक है ना। अपने को ये फील ठीक है एक क्वेश्चन नहीं आया तो चलता है, अपने को 80 में से 80 लाना है, समझ रहे बात को? ऐसा एकदम हमेशा अपना एटीट्यूड कैसा होना है, कोई बात नहीं, जो मुझे क्वेश्चन आएंगे पहले मैं वो करूंगा, उसके बाद में ये डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, समझना बात को, सारे लोग एकदम इज्जत से समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय आपको ये फील आ जाता है कि मेरे पेपर में 40 नंबर तो पक्के बन रहे बेटा, एक माइंड है ना अपना रिलैक्स हो जाता है। माइंड कहता है भाई तेरे 40 तो बन रहे, 40 तो कहीं नहीं जा रहे। फिर उसके बाद है ना उसने सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो अब वो प्रेशर फील नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आपको हो सकता है पहले रीडिंग में डिफिकल्ट लग रहे थे क्योंकि तब प्रेशर था, बाद में वो क्वेश्चन भी आसान लगना चालू हो जाते, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है इसका, ध्यान रखना है ना। देखो पेपर के बाद आके बड़ी बड़ी बातें करना कि इस बार का अटेम्प्ट तो इजी था, ये सब लोग तो करते ही करते हैं बेटा, लेकिन जो पेपर में वो 3 घंटे वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बाहर से होशियारी मारने के लिए कुछ नहीं है कि पेपर इजी था कि हार्ड था, ये तो कोई भी बोल सकता है ना, ये तो कोई भी जजमेंट दे सकता है। बट मैं जानता हूं कि वो 3 घंटे में जो बच्चा बैठा होता है वो 4 प्रकार के उसके माइंड में थॉट आ रहे हैं। बाजू वाला व्यक्ति हड़बड़ाहट में लिख रहा है तो उसको देख के अपने को और डर लग जाता, भाई साहब ऐसा क्या पेपर है ना। तो ये सब चीजें जो है ना वो बहुत मैटर करती है। तो देखिए सबका अलग अलग होता है, बट मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि वो 3 घंटे में अपनी क्या सोच होती है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो जितना आप इसको शांत रखो ना उतना ज्यादा बेहतर होगा सभी लोगों के लिए, ठीक है। ओके चलिए, अब मैं आपको मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं जो आपको पेपर में देखने को मिलता है जनरली। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 नंबर के लिए आता है, सबसे बड़ा भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 32 नंबर के लिए आता है। सोगा जो है बेटा ये 21 मार्क्स के लिए आता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स के लिए आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स के लिए आता है। कंपनीज एक्ट 21 मार्क्स, आईआरएफ 6 नंबर और एलएलपी 6 नंबर। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको देखने को मिलेगा हर एक पेपर के अंदर, ठीक है ना। कुछ 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि 120 नंबर का पेपर आता है जिसमें से आपको 100 नंबर का सॉल्व करना होता है, इसलिए, ठीक है। ओके अगला, अब देखो क्या, अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं। मतलब केस स्टडी बेस्ड कौन से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से आते हैं, कौन से क्वेश्चन के कौन से पार्ट में डायरेक्ट आएंगे, इनडायरेक्ट आएंगे, सब कुछ आपको इसके अंदर बताने वाला हूं मैं, ठीक है। सारे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम बढ़िया से, ठीक है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, मतलब ये आपको आए या ये आपको नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता इंस्टीट्यूट को, ये आपको सॉल्व करके आना ही पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता है आपको 0 नंबर मिलेंगे, पर ये आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली 3 पार्ट होते हैं, ए बी और सी, जिसमें से ए पार्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर केस स्टडी आती है 7 नंबर के लिए। फिर दूसरा होता है कंपनीज एक्ट जिसके ऊपर अगेन केस स्टडी आती है 7 नंबर के लिए। और फिर होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए बोलो जल्दी से? 6 नंबर के लिए। गॉट इट एवरीवन? यस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, अगेन इसके अंदर 3 पार्ट होंगे जिसमें सोगा, कंपनीज एक्ट और एलएलपी पूछा जाता है। यहाँ पे केस स्टडी है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन 7-7 6 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सोगा, पार्टनरशिप और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है। अगेन सोगा और पार्टनरशिप के केस स्टडी वाले क्वेश्चन से, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर के लिए। किसके लिए बोलो जल्दी से? 6 नंबर के लिए। गॉट इट एवरीवन? यस। अगला, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, चिंता मत करना, इसको लिखने विखने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ये क्यों लिखना है आपको, है ना, पीडीएफ आपके पास होंगे, आप आराम से उससे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन 3 सब पार्ट होंगे, ए, बी और सी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और IRF, ये आपको देखने को मिलेंगे 7 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके अंदर सोगा, पार्टनरशिप और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, जिसमें से सोगा आता है केस स्टडी बेस्ड और पार्टनरशिप और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में। एंड अगेन 7-7-6 का पैटर्न फॉलो किया है इन्होंने। मतलब ये तो तय हो गया कि एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट होंगे, जिसमें 7 मार्क, 7 मार्क और 6 मार्क से मिला के 20 मार्क यहां पे बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 में समझना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा आपको केस स्टडी, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अगेन 7, 6 और 7 नंबर के लिए यहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, यस। अब ये तो एक प्रकार से पैटर्न हुआ बेटा, पूरे पेपर का क्या पैटर्न होना चाहिए, ठीक है ना, यस, ओके। अब इससे एक बात समझ में आती है, क्या? देखो, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इससे आपको क्या समझा कि मानो जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर मैं देखूं, तो IRF और LLP के ऊपर एक ही सवाल है। अब मान लो अगर मैं LLP छोड़ के जाता हूं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करूंगा, बाकी पेपर में पूरा सॉल्व करूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि कभी कभार क्या होता है, बच्चे का कोई एक्ट वगैरह बच गया है, तो कैसे बच सकता है चीजों से। या मान लो आपका IRF प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 मत करना, और फिर आप क्या करेंगे, बाकी पेपर आप पूरा सॉल्व करेंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इन केस अगर आपका एक आधा एक्ट भी रह जाता है LLP या IRF में से, इसलिए इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज करके जाइएगा, क्योंकि पूरे पेपर में ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके सर, चलिए डन, इतना हो गया, यस। अब देखो क्या, सितंबर 24 का अगर आप पेपर देखोगे, इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपने क्वेश्चंस में कितने, 5 इंटू 13, 5 इंटू 3, 15 क्वेश्चन होने चाहिए। बट ऐसा सितंबर 24 में क्या हुआ कि उन्होंने पूरे क्वेश्चन पेपर में 24 से 26 क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं, समझना, ICAI ने कुछ नया नहीं किया। ICAI देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी आएंगी कितने नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए, बराबर ना। तो ICAI ने क्या किया, ये जो ए पार्ट है ना, इस ए पार्ट को और सब डिवाइड कर दिया 1, 2, 3 पार्ट में। समझे क्या आप बात को? दूसरा देखो क्या, दूसरा बोल रखा है कंपनीज एक्ट में से पूछेंगे हम लोग 7 नंबर के लिए सवाल। पहले एक क्वेश्चन आता था, अब इसने उसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, 2 सब डिवाइड कर दिया। समझ रहे क्या बात को? तोड़ दिया टुकड़े टुकड़े में। क्या आप इस बात को समझे? मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी आना चाहिए 7 नंबर के लिए। ICAI कहता है हमने वही पूछा, देखो कैसे, देखिए ये वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ठीक है, इसको उन्होंने तोड़ा पहले सब पार्ट में, जो दिया 3 नंबर के लिए बेटा, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सर 7 नंबर की बात हुई थी, तो देखो सेकंड वाला पोर्शन 2 नंबर के लिए दिया, अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन दिया अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2 नंबर के लिए, मतलब टोटल 7 मार्क के सवाल। आप समझे क्या बात को? अरे बोलो ना मेरे को। इनने का क्या कहना है, हमारा काम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस स्टडी 7 नंबर, देख लो केस स्टडी के ऊपर तीनों क्वेश्चन पूछे हैं 7 नंबर के लिए। समझ पा रहे क्या बात को? मतलब सर एक प्रकार से आप ये बोल रहे हो क्या कि जो पैटर्न था केस स्टडी डायरेक्ट, पैटर्न था केस स्टडी डायरेक्ट, वो सेम है? सेम है सर। उसके अंदर इन्होंने एक लूप होल, समझ रहे क्या, लूप होल तो नहीं बोलूंगा, एक मतलब यार जो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं कर दिया, उठपटांग नहीं कर दिया, जो उनके बस में है वही किया उन्होंने। समझ रहे आप बात को? तो उसको क्या कर दिया, जहां अपने को एक ही क्वेश्चन देखने में आता था, वहां 3 क्वेश्चन देखने को आएंगे। अब आप बोलोगे सर इससे तो पेपर लेंदी हो जाएगा ना, नहीं होगा। क्या लगता है आपको 7 मार्क के क्वेश्चन के लिए क्या एक ही क्वेश्चन उसके अंदर देते थे क्या? देख लो चाहे तो जाके, जब केस स्टडी आती है 7 नंबर की, तो मल्टीपल क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। अब मल्टीपल क्वेश्चंस एक इसमें हो या उन मल्टीपल क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म में बता दो, क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ, फैक्ट ऑफ द केस का समय बचता था आपका। अब उसका भी कैसे डील करना है मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पे सुनना बात को। देखो बी वाला पोर्शन है, ये कंपनीज एक्ट की केस स्टडी है 7 नंबर के लिए। चलो देखते एक बार, यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन है बेटा, है ना,
क्वेश्चन नंबर 1 बी पोर्शन, ये देखो ये है बेटा केस स्टडी कंपनीज एक्ट की, 4 नंबर के लिए केस स्टडी दे के रखी है और एक और केस स्टडी मिलेंगी आपको। हाँ ये देखो एक और केस स्टडी है कंपनीज एक्ट की 3 नंबर के लिए, यानी कि 7 नंबर की कंपनीज एक्ट की केस स्टडी हो गई समाप्त। फिर देख लो, फिर सी पार्ट में पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए। देख लो जरा यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के लिए, जिसको 2 पार्ट्स में इन्होंने क्या करके रखा है, 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। एंड लाइफ गोज ऑन, समझ रहे हैं क्या बात को? इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्लेस किया है। ओके डन, गॉट इट एवरीवन? क्या सबको समझ में आया इसको? तो आप क्या डरेंगे क्या कि अरे सितंबर 24 का तो पैटर्न ही बदल गया, नया ही कुछ तो भी हो गया? कुछ नया नहीं हुआ है, बस चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब मैं आपको एक और जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत काम के रहेंगे। देखिए क्या, सुनो, सम अदर टिप्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले जनरल टिप है, पहली बात तो पेपर आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे बेटा, कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो, कितने भी आपके कोई मान लो आप कोई महाराज को मानते हो, बोलते नहीं नहीं आप तो हरा कलर का पेन ही इस्तेमाल करना, नहीं कर सकते। दूसरा, आपको कैलकुलेटर लेके जाना है बेटा पेपर में। क्यों सर? क्योंकि देखो होल्डिंग सब्सिडरी के क्वेश्चंस आए, कुछ भी क्वेश्चंस आए, कभी कमीशन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है एजेंसी में, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। डैमेजेस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर, ठीक है? यस। तीसरा, यू कैन स्टार्ट विथ एनी क्वेश्चन। मैं आपको ये 2 क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, देखो आप किसी भी क्वेश्चन से चालू कर सकते हैं और पहले आप एक क्वेश्चन को फिनिश करेंगे, फिर ही आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरी इच्छा है कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करना चाहता हूं, करो ना क्वेश्चन नंबर 4 से चालू, किसने रोका है? आपकी इच्छा है क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करना चाहता हूं, करो 5 से चालू। आपकी इच्छा है क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करना है, क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप क्वेश्चन नंबर 2 चालू करोगे तो ध्यान रखना आपको पूरे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को फिनिश करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट वो पहले आराम से सॉल्व कर सकता है। बी का पार्ट में 1 और 2 है, वो पहले सॉल्व कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, इसमें 1 2 3 है, वो उसको सॉल्व कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में सी पार्ट है, 1 2 है, वो उसको आराम से सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा निपटाएंगे, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हो। मतलब इसके अंदर इंटरनल बी पहले कर लिया, सी पहले कर लिया, ए पहले कर लिया, वो सब चीजें आप कर सकते हो। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहले किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करके बी कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी कर रहे हो। ऐसा आप गचड़ पचड़ नहीं कर सकते पेपर में, मैं पहले ही बता रहा हूं। एक सीक्वेंस में आपने क्या करना है, पूरे पेपर को सॉल्व करना है। एटलीस्ट क्वेश्चन वाइज आपका सीक्वेंस चलते रहना चाहिए, समझे क्या? आपने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन को आप पूरा फिनिश करेंगे, उसके बाद ही आप दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। और फिर दूसरे क्वेश्चन में आप इंटरचेंज, जो सब डिवीजन वाले क्वेश्चन है, आप उसको इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है आप उसको क्या करेंगे, आप उसको पूरा फिनिश करेंगे। क्या आप इस बात को समझे? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो लाइक करो बेटा वीडियो को, क्योंकि जो वीडियो को लाइक करता है आईसीए उसको पक्का पास करता है, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, है ना? यस। क्या आप इस बात को समझे? बोलो 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 मुझे राजाओं, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस। अब आप ध्यान देना, अब ये बहुत जरूरी चीज है, फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज। बेटा आप घर पे कितनी भी चिंदीगिरी क्यों ना करते हो, कौन सी चिंदीगिरी सर? मार्जिन के ऊपर लिख रहे, कोंटे कांटे में लिख रहे, वहां पे नहीं करने का। वहां पे आप फ्रेश क्वेश्चन फ्रेश पेज पे करना। हाँ, अब मान लो कोई एक पेज चालू है आपका नया और उसमें 1-2 लाइन भरी है, तो फिर आप लिख सकते हो वहां पे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करना कि फ्रेश पेज के ऊपर नया क्वेश्चन स्टार्ट करें, और कभी भी जिसका भी आप आंसर लिख रहे हो वो आपने सेंटर में लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखना चाहता हूं आंसर नंबर 1 का ए का पहला पार्ट, ठीक है, का पहला पार्ट, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से सेंटर में लिखेंगे उसको। समझ में आया क्या बात को? मान लो मैं आंसर नंबर 2 लिखना चाहता हूं, आंसर नंबर 2 का सी पार्ट लिखना चाहता हूं या थर्ड पार्ट लिखना चाहता हूं, तो इस सिचुएशन के अंदर मैं इसको ऐसा सेंटर में लिखूंगा क्लियरली, बिल्कुल, ताकि एग्जामिनर को समझे कि आप अपने आंसर को बदल रहे हो करके। बराबर है क्या? ये कोंटे में घुसा देते बेटा, फिर वो पेपर टर्न होता है तो छुप जाता है वो, है ना? वैसी सब चीजें मत करिएगा। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक आधा आंसर मिस हो गया भाई, 4 मार्क इधर के उधर हो गए तो अपने धक धक हो जाती है, बिल्कुल, है ना? तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। गॉट इट एवरीवन? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? सारे लोग जल्दी से बताइए, है ना? यस। अब एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, और वो क्या है कि 2 मार्क 3 मार्क और 7 नंबर के लिए अगर सर सवाल आते हैं,
जैसे देखो सर 2 मार्क के लिए आप कह रहे हो केस स्टडी बेस्ड आएगा सवाल, फिर आप बोलते हो सर 3 मार्क के लिए भी केस स्टडी बेस्ड आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है और 7 मार्क के लिए भी आ सकता है। आपका यही कहना है, बराबर है ना? यस। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी 2 या 3 मार्क के सवाल आते हैं केस स्टडी वाले, तो वहां पे आपको बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में फैक्ट ऑफ द केस को लिखना है। जितना जरूरी है उतना ही आप फैक्ट ऑफ द केस को लिखिए। अननेसेसरी, कुछ लोगों को क्या लगता है फैक्ट ऑफ द केस मतलब पूरे क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है पेपर में, ऐसा नहीं होता है। फैक्ट ऑफ द केस का मतलब होता है क्वेश्चन की इतनी समरी देना कि जिससे आंसर पढ़ने वाले को समझ जाए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। समझे क्या आप बात को, है ना? यस। उसी प्रकार से 7 मार्क के क्वेश्चन में भी आप शॉर्ट में फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे। क्रिस्प का मतलब होता है बहुत ही छोटा, वेरी शॉर्ट, और यहाँ पे शॉर्ट इसमें लिखेंगे बेटा। जितना जरूरी है उतना ही फैक्ट ऑफ द केस लिखने का। पूरा के पूरा क्वेश्चन छाप दिया, ऐसा करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, जरूरत नहीं है। क्या आप इस बात को समझे? यस। एक बात ध्यान रखना, आपने पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। कुछ लोगों को बीकॉम की बहुत गंदी आदत होती है, आंसर लिखते लिखते पूरा फैल जाते बेटा। वो जो मन में आया, जितने कंसेप्ट याद आ रहे सब ठोक डालते वहां पे। ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे 1% कंपनी का सवाल आया तो पहले कंपनी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर 1% कंपनी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर बोलेंगे 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी भी ठोक दिया वहां पे, है ना? तो ये सब चीजें गिल सप्पे सर की हरकतें नहीं करने का बेटा। जितना उसका एक्यूरेट आंसर है उतना ही लिख के आने का, ठीक है ना? आड़ा टेढ़ा कुछ लिखने की जरूरत है क्या? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए क्या सर। जैसे देखो एक सितंबर 24 का पेपर है बेटा, ठीक है? इसके अंदर ये जो सवाल है ना, ये सेक्शन नंबर 69 के ऊपर बेस्ड है, जहां पे पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी वाला सवाल है। ये सवाल कितने का है? 3 नंबर के लिए सवाल है, जिसके अंदर भयंकर वाले पूरा फैक्ट्स वैक्स सब कुछ दे के रखे यहाँ पे, ठीक है? अब देखो आप सजेस्टेड आंसर में लेके आता हूं आपको, सितंबर 24 के सजेस्टेड आंसर के पास लेके आता हूं। 1 मिनट रुकना, जस्ट अ सेकेंड। सितंबर 24। हाँ देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईसीआई कितना लिखता है या आईसीआई किस पे मार्क्स देगा, ये सब बताता हूं मैं आपको भी, है ना? 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ, अरे भाई साहब, ओके, यस, चलिए। अरे चालू हो जा भाई। हाँ, थैंक गॉड। चलो देखो क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको। स्क्रीन आ जाओ, स्क्रीन को लाया जाए वापस। तो मैं स्क्रीन को रखता नहीं बेटा, क्या आपको वो इंपोर्ट करता हूँ कभी कुछ। गैलरी खुल गई, फिर गैलरी के अंदर क्या होता है, कभी कभार एग्जाम्पल वगैरह लेने के लिए ऐसे कुछ फोटो वोटो बन रखते हैं, है ना? तो फिर हाँ, रियान पराग मोमेंट्स, है ना? हाँ चलो आओ ध्यान दो। जैसे देखो, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं कहूँ, यही यही वाला क्वेश्चन है बेटा, है ना? देखो अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे क्या किया वो देखिए आंसर के अंदर, ठीक है ना? ध्यान देना यहाँ पे। इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट प्रोविजन लिख दिया, पॉइंट टू पॉइंट प्रोविजन लिख दिया। फिर देखो फैक्ट ऑफ द केस, देखो क्या बोला, इन इंस्टेंट केस एम ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ताकि वो अवॉइड करे डिस्कनेक्शन को, और वो जो किसका फेलियर था, वो एल का फेलियर था।
बराबर है ना। तो यहाँ पे एम की लाइबिलिटी होंगी 50,000 रुपए देने की। आप समझे क्या बात को, कितना क्रिस्प फॉर्म में इन्होंने फैक्ट ऑफ द केस को, पूरा फैक्ट ऑफ द केस को समझाते बैठे क्या, इसने इसको प्रॉपर्टी दिया, 50,000 पे दिया, फिर 50,000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल आई, पेनल्टी दिया, वो सब कुछ नहीं, सीधा ये बताया कि भैया वो फेल हो गया, डिस्कनेक्शन को अवॉइड करने के लिए मैंने पेमेंट किया, अब उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा। समझे क्या बात को, ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ यहाँ पे 3 नंबर के लिए एकदम क्रिस्प में। समझे क्या आप बात को, एकदम क्रिस्प में आंसर को लिखना। गॉट इट। सेम अगला केस है, अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं तो अगर आप देखेंगे अगला केस भी बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या 2 मार्क के लिए सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे वही है बेटा कि 25 शेयर ऑफर की थी 1500 पर शेयर पे, है ना, और वो कहा था कि 15 तारीख तक ऑफर ओपन रखूंगा, पर 13 तारीख को मैंने शेयर्स को बेच दिया और सामने वाले को नहीं बताया, और सामने वाला कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मुझे 14 तारीख को देता है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल सा एक्सप्लेन किया क्या कि आप ऑफर को कभी भी रिवोक कर सकते हो बिफोर दी एक्सेप्टेंस, ये चॉइस होती है ऑफरर की, और अकॉर्डिंगली भली मैंने बोला था कि मैं डेफिनेट पीरियड के लिए होल्ड करूंगा, बट मैं चाहूं तो उससे पहले भी रिवोक कर सकता हूं। बस सिंपल सा उत्तर डाला। अब देखो ये 1700, 1500, 2000 ये कुछ फिगर्स डाले क्या, नहीं डाले। देखिए यहाँ पे इन सीधा लिखा इन इंस्टेंट केस कि बी डैमेजेस को क्लेम नहीं कर सकता बिकॉज ये मेयर ऑफर था और वो चाहे तब उसको विड्रॉ कर सकता है, बस ऐसा ही। लेकिन सर, लेकिन सर समझो, अगर क्वेश्चन आता है 7 नंबर के लिए, क्या कहा मैंने, बोलो, क्वेश्चन आता है 7 नंबर के लिए, समझना बात को, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है 7 नंबर के लिए, तो आप मान लो आपने ये पूरा रीड किया, बहुत मजे लिए आपने पूरे क्वेश्चन के, वाटर प्यूरिफायर के ऊपर बेस्ड है, मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह जहां पे होता है उसमें। देखो मैंने कहा था ना आपसे, 7 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखो यहां पे बोला गया एक्सप्लेन विद द रेफरेंस कि लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा क्या, ये पहला क्वेश्चन हुआ। फिर दूसरा देखो, दूसरा बोलेगा एक्सप्लेन करो कि क्या क्या यहाँ पे एस लायबल है बैलेंस को पे करने के लिए, ये 2 क्वेश्चंस। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको 7 नंबर के इसके अंदर देखने मिलेंगे। एक के ऊपर कभी भी 7 नंबर का बर्डन नहीं डालते, हमेशा उसके अंदर भी तोड़ तोड़ के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जब देखो अब इसका आंसर आप देखेंगे तो देखो इसके अंदर फैक्ट ऑफ द केस के अंदर सारी चीजों को बराबर से समझाया है। क्यों समझाया, क्योंकि क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज उतना है बेटा, वहां पे जो आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है। अब इतना तो अपन रीजनेबल दिमाग लगा सकते हैं ना कि कोई क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आ रहा तो उसके अंदर लेट गए 1 पेज लिखते हुए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतना तो बेटा अपने को भी नहीं करना है, समझ रहे आप बात को। लेकिन 7 नंबर के लिए आया तो क्या आपको लगता नहीं उसको उतनी इज्जत देनी पड़ेगी? हाँ सर, देना पड़ेगा। क्या आप इस बात को समझे क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही है जो मैंने अभी आपको बताया? बोलो 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 बेटा जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? यस, बस ध्यान रखना आपको जो आंसर लिखना है ये पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से ये सारी बातें समझ में आ गई हो। जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया पैटर्न को लेके, यही पैटर्न रहने वाला है। इसके अंदर अलग अलग सबसेक्शंस आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूट चाहे उसको उतना चेंज कर सकता है, बट जो मार्क्स वेटेजेस है वो उतने ही रहने वाले है। इस पीडीएफ को मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगी पीडीएफ की, आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, क्या कि आपके लिए जितने भी मैंने रिविजन्स, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, आरटीपी, एमटीपी, जितने भी सेशंस मैंने लिया हूं, ये सारे के सारे सेशंस को मैंने हमारे फ्री रिसोर्सेस के टैब में डाल के रखा हूं। आपको करना कुछ नहीं है, igsir.in के ऊपर आपको जाना है बेटा। आप फ्री रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए ये फ्री रिसोर्सेज में आप सीए फाउंडेशन में चले जाइए और यहां पे आप देख सकते हैं आपके लिए सीए फाउंडेशन के लॉ के जितने भी रिविजन्स है वो अवेलेबल है। इसके अलावा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अवेलेबल है, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, मैराथन सेशन यानी कि जहां पे सुपर फास्ट रिविजन मैंने करवाया हूं। फिर इसके अलावा अलग अलग दूसरे सेशन जैसे सितंबर 24 का पेपर एनालिसिस, ऐसे सारे वीडियोस आप लोगों के लिए मौजूद है। तो igsir.in के ऊपर जाइए और फ्री रिसोर्सेज के टैब को आपने क्लिक करना है। जब आप साइट पे जाएंगे तो आप देख लेना, यहां पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं बेटा, ठीक है।
बाकी हमारे जो सीए फाउंडेशन के रेगुलर और फास्ट ट्रैक क्लासेस होती है ये ultimatece.com के ऊपर होती है। कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक्स मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। अपने जूनियर्स को सजेस्ट डेफिनेटली कीजिएगा। बाकी आप लोगों के साथ तो मैं सीए इंटर लॉ में मिलूंगा बेटा, और एकदम मचाएंगे हम लोग सीए इंटर लॉ के अंदर, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय 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 एंड बाय बाय एवरीवन।